चलो करते स्टार्ट। पहला देखो क्या लिखा है सिलेबस में, आपके 3 वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको भी 3 वर्ड पता होना चाहिए। एथिक्स, पहला लिखा है एथिक्स सबसे ऊपर, दूसरा इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब देखो क्या कह रहा है सिलेबस, द पेपर, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड। तो ये पेपर आपका क्या करना चाह रहा है, चेक एटीट्यूड। तो अगला कीवर्ड क्या आ गया आपके पास, एटीट्यूड। अब आपको अपना एटीट्यूड ऐसे रखना है, ठीक है, जो एक एथिकल कॉन्डक्ट हो। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एथिक्स में पढ़ो, क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। एटीट्यूड मींस, एटीट्यूड मींस द वे यू रिस्पोंड, द वे यू रेस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आ गई आपके पास, अब उसमें कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये क्या शो करता है, आपका एटीट्यूड क्या है। तभी कहते हैं इसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, इसका एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है। किसी भी सिचुएशन को आपने कैसे डील किया, ठीक है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से कोई एकदम से रैश ड्राइविंग करके आपके आगे से ले गया, या तो आप उसको क्या कर रहे हो, अब्यूज करने लगे, तो आपका एटीट्यूड कैसे हो गया, नेगेटिव। दूसरा क्या होगा, आपको लगा होगा यार बेचारा जल्दी में होगा, क्या पता कोई इमरजेंसी हो, जाने दे, ठीक है। तो यहाँ पे एटीट्यूड क्या है आपका, पॉजिटिव। तो हर एक सिचुएशन में 2 पर्सनैलिटी अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगी, वो क्या शो करता है, उनका एटीट्यूड, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। और देखो मैं ऐसे कोई जार्गन नहीं लिखवा रहा आपको कि ये इसने कहा, सिंपल समझो आप कि द वे यू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो सिचुएशन को, वो आपका क्या होगा, एटीट्यूड, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कर रहा है, दिस पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू रिलेटेड टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, इनमें आप कैसे, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है। एक वर्ड अगला क्या आ गया आपका, प्रोबिटी, और दूसरा क्या देखना चाह रहा है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। देखो पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में भी आपका ये चेक करेंगे कि आपकी अप्रोच कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं। आपकी अप्रोच हमेशा आपके आंसर में, एसे में, सब जगह पे कैसी दिखनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम तो है ही, सबको पता है, गवर्नमेंट में सब जगह प्रॉब्लम है। अगर आप भी क्रिटिसाइज करने लग गए तो क्या फायदा उस चीज का, आपको देने सॉल्यूशन, आपको देने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं दूसरा लिंक भेज देता हूँ उसका, ठीक है। मुझे लगा वो ऑफलाइन आएंगे ना यहाँ पे। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोबिटी। ये एक वर्ड लिखो, प्रोबिटी, ये हमेशा क्वेश्चन आएगा, प्रोबिटी का पूछ लेगा। प्रॉपर्टी, प्रोबिटी क्या है, प्रोबिटी क्या है, प्रोबिटी इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। प्रोबिटी का पता होना चाहिए, प्रोबिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। सचेस क्या क्या हो सकते हैं ये आपके, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेट्रा। ये सब किसमें आएंगे, इन द पब्लिक ऑफिस। अब ये चीज देखो, ये वर्ड अगर आपने याद कर लिया ना, प्रोबिटी, तो आपकी ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इट इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं वो सारी किसके अंदर आ रही हैं, प्रोबिटी के अंदर। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी। तो प्रोबिटी क्या है, एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आती हैं, और ये प्रोबिटी में कहा दिखानी है, इन द पब्लिक ऑफिस। तो ये 2 वर्ड हो गए, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, कहां पे, पब्लिक ऑफिस के अंदर, इसको हम बोल देते हैं प्रोबिटी। तो अब प्रोबिटी इन गवर्नेंस अगर आपको बोल रहे हैं तो आप समझ पाओगे, हाँ भाई ये सारी अच्छी क्वालिटी होंगी, सारे स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है ना, दे आर द स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन द
पब्लिक ऑफिस। ऐसे क्लियरिटी से आपको पढ़ना है। ये बस मैं आपको एक हल्का सा बता रहा हूं कि आपको अप्रोच कैसे करना है। हर सब्जेक्ट के हर कीवर्ड्स को, जितने भी सिलेबस में कीवर्ड्स लिखे हैं, सबको आपको सिंप्लीफाई करके पहले समझना पड़ेगा। वो सारा क्लासेस में आपका डील होएगा। मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो। तो इस पूरे डिस्कशन से आप क्या समझे कि सब्जेक्ट की डिमांड है आपका कीवर्ड्स, ठीक है। सब्जेक्ट का डिमांड है आपका कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स हैं। जैसे कीवर्ड क्या था, क्वालिटी ऑफ हैविंग हाई स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, क्या कहते हैं उसके अंदर कीवर्ड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सारे क्या है कीवर्ड्स हैं। तो पहला तो है कीवर्ड्स, दूसरे क्या है डायग्राम, कि आपको अलग अलग डायग्राम बना के चीजें समझनी है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अब आपको मान लो एथिक्स पढ़ा दिया, मोरालिटी पढ़ा दिया, तो आपकी ड्यूटी है, ठीक है, कि आपको उसके एग्जांपल याद होने चाहिए आपको बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नोट्स में भी आपको देंगे, साथ साथ आपको भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ एग्जांपल, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर के हो। और साथ ही साथ आपको एज कहां मिलेगी, अगर आपने इसमें एग्जाम्पल हरियाणा स्पेसिफिक डाल दिए तो। देखो केस स्टडी हो गया, ठीक है, एथिक्स हो गया, उसमें भी वो एग्जांपल डालो कि हरियाणा में किसी ऑफिस ने कोई अच्छा सिटीजन चार्टर किया हो, आरटीआई में अच्छा काम किया हो, कोई अच्छा डेटा हो, हरियाणा स्पेसिफिक डालने एग्जांपल, प्लस में कोई पर्सनैलिटीज जो हरियाणा के हैं, ठीक है ना, जिनसे आप चीजें सीख सकते हो, उनके एग्जाम्पल डालो। हरियाणा का कोई लोकल कस्टम है, वैल्यूज है, ठीक है, जिनसे आप एथिकल कंडक्ट बिहेव कर सकते हो, उनके एग्जाम्पल डालो। ये चीज आपको एज देगी। आप अगर नॉर्मल तरीके से ढंग से पढ़ोगे, बस थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में चेंज कर लोगे ना, आप टॉप करोगे बिल्कुल। एग्जामिनर को लगे यार कॉपी अलग है बिल्कुल। तो ये दो तीन कीवर्ड्स डालो अपने टॉपिक के, डायग्राम्स डालो, ठीक है, आंसर में भी, और अपने नोट्स, क्योंकि एक्चुअली होगा कि अगर आप नोट्स में डायग्राम नहीं डालोगे तो आपको आदत बनेगी नहीं। अगर आपने नोट्स ही डायग्राम तरीके से बनाए हैं, अच्छी क्लैरिटी, अपने आप वो आंसर में रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद एग्जाम्पल डाल लो और हरियाणा स्पेसिफिक एंगल आपको देना है। ये काम आपने करना है इस पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, इनके लास्ट में केस स्टडी भी आएंगी आपकी। अब काफी बच्चों को थोड़ा ये भी दिक्कत है कि, या इशू आ रहा है कि सर इन्होंने दे दिया 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है, अब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का होगा। देखो जो अभी मुझे लग रहा है, बाकी क्लैरिटी आएगी तो देख लेंगे। 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है जीएस 1 2 3 4, ठीक है, ये अगेन 3 आवर्स में ही होगा पूरा, है ना। और जहां तक मुझे लग रहा है 20 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं या तो 5 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं इंटू 20, या ऐसे हो सकता है 4 10 मार्क्स के आ जाए और 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आ जाए। तो इस तरीके से भी ब्रेकअप होने के चांस है। लेट्स सी, हम प्रिपेयर करेंगे 5 मार्कर्स के हिसाब से 20 क्वेश्चंस। इस अप्रोच को हम पहले फॉलो करेंगे कि अगर हमने 5 एक मीडियन ले लिया तो हम उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पेपर में जैसा भी आएगा, ठीक है। और इसमें आप अप्रोच रखो, क्योंकि वहां पे अभी तक तो शीट्स आती थी 80 शीट्स, 80 शीट्स आती थी ऐसे, है ना, मतलब 40 पेजेस होते थे, आगे पीछे 80 होते थे वो। अब उसके अंदर लगभग अगर 20 क्वेश्चन लिख रहे हो तो 1 2 3 4 ऐसे 4 शीट आपको भरनी पड़ती है। हालांकि सारी नहीं भर पाते, पर कई बच्चे 3 तक तो भर ही देते हैं, है ना, 3 3.5। तो यहाँ पे हम अप्रोच रखेंगे कि 5 नंबर के क्वेश्चन में अराउंड ये शायद लिखेंगे भी तो 150 वर्ड्स का कहेंगे, 150 वर्ड्स 5 मार्क्स। तो आपको आगे और पीछे तो पहले भरना सीखना ही है, कि अगर एक शीट है आपकी, ठीक है, तो उसका एक आगे वाला पेज और एक उसके पीछे वाला, इतना तो पहले आप भरो 5 नंबर में। फिर अगर थोड़ा जाता है तो आगे आधा पेज भी आप कर सकते हो एक्सटेंड, लेकिन पहले आधा डालो कि आगे पीछे इतना तो आप अपने आंसर में भरो 5 मार्कर में। बाकी देखते हैं और क्लैरिटी अगर आएगी तो उसके हिसाब से, पर अभी हम ट्राई करेंगे 5 5 मार्क्स के आगे पीछे की 2 शीट भरे, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखते हैं हम सिलेबस का अगला पार्ट क्या है। देखो पहला पार्ट क्या है आपका सिलेबस में, आप स्टोरी लिखो एक सिलेबस की। वो अगर स्टोरी आपने नोट कर ली तो आपको सारा सिलेबस याद हो जाएगा। स्टोरी है, अ पर्सन, कोई भी आप हो, अ पर्सन विल लर्न, क्या क्या सीखेगा वो, एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी, फ्रॉम, कहां से सीखेगा वो, लीडर से, लीडर्स। और किससे सीखेगा, रिफॉर्मर्स। और किससे सीखेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स।
ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम, और कहां से, एंड ऑल्सो फ्रॉम फैमिली। ये जो मैं आपको कोड लिखा रहा हूं ये पूरा सिलेबस याद हो जाएगा अगर आपने कोड ढंग से पढ़ लिया तो। ये अभी सब दिखाऊंगा, देखो कैसे। सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, तो पहली स्टोरी क्या है आपकी, कि कोई भी पर्सन है, आप हो कोई भी है, वो सबसे पहले पर्सन क्या करता है, वैल्यू सीखता है, एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी, ये सब चीजें वो सीखेगा। ठीक है, और वो कहां से सीखता है सब चीजें, कोई भी आपके लीडर से सीखते हो आप लोग, जो रिफॉर्मर्स होते हैं उनसे सीखते हो आप लोग, और किसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जैसे ई श्रीधरन एडमिनिस्ट्रेटर थे, पीएम शशिनन, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनसे आप सीखते हो प्रॉपर्टी वैल्यूज सारी, है ना। और कहां से सीखते हो आप लोग अपनी वैल्यूज एथिक्स, सब अपनी फैमिली से सीखते हो, सोसाइटी से सीखते हो, है ना। एजुकेशन इश्यू जहां पे आते हो आप, यहाँ पे स्कूल में, वहां से उनसे सब सीखते हो। ठीक है, इससे, और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ के है, बहुत पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कोड। अगला लिखो, अगर आपने ये सारी वैल्यू सीख ली तो इससे क्या होएगा आपका, आपका जो एटीट्यूड है और जो एप्टीट्यूड है वो बनेगा। भाई जैसे आपको इनपुट मिलेंगे वैसे तो आपका एटीट्यूड बनेगा ना, तो जैसे आपने वैल्यू सीखी होंगी वैसा ही आपका एटीट्यूड बनेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई आपको शांत रहना है, ये तो मैं आपको जैसी वैल्यूज दूंगा वैसे तो आपका एटीट्यूड डेवलप होगा ना। तो दिस विल लीड टू द, इससे क्या बनेगा आपका, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, इससे क्या बनेगा आपका, ऑफ हिज, जो भी पर्सन है उसका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। क्योंकि नॉलेज दी है तो आपका एप्टीट्यूड बनेगा, ठीक है, वैल्यूज दी है तो आपका एटीट्यूड बनेगा। तो इसी से ही आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बनेगा, और ये आपको क्या बना देगा, इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि आपका एटीट्यूड सही होगा तभी तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनोगे। इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, कि आप अपनी इमोशंस को भी समझ रहे हो, यार इस टाइम में घबरा जाता हूं, इस टाइम मेरे को गुस्सा आता है, तो समझो अपने आप को, पहले अपने इमोशन को समझो। ठीक है, फिर आप दूसरों के इमोशंस के समझो कि यार इसके साथ ये दिक्कत हो रही है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, फिर उसके अगेन आपको क्या करना है, बिहेव करना है। दिस इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। वो कैसे बना आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड फॉर्म हुआ था। और एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसे फॉर्म हुआ था आपका, क्योंकि आपकी वैल्यूज ऐसी थी, जो वैल्यूज आपने कहां से लर्न की थी, रिफॉर्मर, लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल, एजुकेशन, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। ऐसे स्टोरी पूरी याद होगी आपको। पूरी स्टोरी याद करते सारा सिलेबस याद हो जाएगा, इतने सारे कीवर्ड याद हो जाएंगे पहली क्लास के अंदर ही। ठीक है, बिल्कुल आप बाकी अपने जितने भी कंप्यूटर है उनसे आपको मैं एज दिला के रहूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बस देखो इसको। ये मैंने बहुत मेहनत करके पूरा डिजाइन कर रखा है, आपको बस बैठ के आराम से इसको नोट करना है और पेपर में इसको अप्लाई करके आना है, और कुछ नहीं करना। सब चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया इसका, अभी एटीट्यूड बन गया, इमोशनल इंटेलिजेंट हो गया। अब इसके बाद ये पर्सन क्या गया, नाउ लेटर इन हिज लाइफ, ठीक है, लेटर इन हिज लाइफ। अब जब और आगे बढ़ा तो लेटर इन हिज लाइफ, फिर उसको और वैल्यूज कहां से मिलेगी, लेटर इन हिज लाइफ ही गेट contributions from moral thinkers, contribution from moral thinkers। तो जो moral thinkers है उनसे कंट्रीब्यूशन मिला इसको, ठीक है, और किससे मिला, एंड फिलोसोफर्स, फिलोसोफर्स कहां कहां से, फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो पहले तो इसने आपका जो नॉलेज ली थी वो कहां से ली थी, वैल्यूज कहां से ली थी, आपके जो लोकल लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आगे आगे कहां बढ़ गया, ये पहुंच गया फिलोसफर्स के पास, ठीक है, और मॉरल थिंकर के पास, और हाई वैल्यूज के लिए। और वो फिलोसफर और मॉरल थिंकर कहां से थे, इंडिया और वर्ल्ड। यानी कि आपको इंडिया लेवल के फिलोसफर भी पढ़ने हैं और वर्ल्ड लेवल के भी पढ़ने, ये सिलेबस का ही सारा ये लिखवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लास्ट है, जब इतनी सारी वैल्यू आप ले लोगे तो आप क्या करोगे, प्रोबिटी लेके आओगे गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, आफ्टर लर्निंग, ये सब लर्न करने के बाद, आफ्टर लर्निंग ही ब्रोट, क्या करके आया, लेके आया वो, ही ब्रोट दीज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
तो ये सारी वैल्यूज ये कहां पे लेके आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि जैसे आप होगे वैसे आप बिहेव करोगे। और इससे क्या एस्टेब्लिश होगी, इससे क्या एस्टेब्लिश होगी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो इससे आपका क्या एस्टेब्लिश हो गया, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी क्या था, अब तो आपको पता है प्रोबिटी मैंने बताया बड़ी टर्म है, इट्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ के अंदर जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स है वैल्यू के, उसको हम बोलते हैं प्रोबिटी। देखो एक बार मैंने आपको बताया था, आपको याद भी हो गया। ऐसे अगर मैं आपको क्राइसिस ऑफ कॉन्साइज, एथिकल डायलेमा, ठीक है, और आपको कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बोलता हूं तो आपको हमेशा याद रहेगा वो, क्योंकि मैंने डायग्राम में बताया था बेटा क्राइसिस ऑफ कॉन्साइज कब आएगा, जब आपकी अंदर की वैल्यू कुछ और कह रही होंगी और एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और कह रहा होगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपकी प्राइवेट इंटरेस्ट कुछ और होगा, आपका पब्लिक ड्यूटी कुछ और होगी। कीवर्ड्स आपको आ रहे हैं। एथिकल डिलेमा कब होएगा, जब आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, दोनों कंपीटिंग वैल्यूज हैं, ये करूं या ये करूं, ठीक है ना, नाउ यू आर इन अ डिलेमा। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें याद हो जाएगी। प्रोबिटी भी मैंने आपको बता दिया, इट्स द हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। अब इसमें सारे आ गए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, सब आ गए। अब देखो अपना सिलेबस खोलो और आप देखो सारा आपको याद होगा। सिलेबस क्या कह रहा है, पहला एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, खोलो। तो मैंने क्या कहा था, अ पर्सन विल लर्न एथिक्स, वैल्यू एंड मोरालिटी फ्रॉम लीडर्स, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिलेबस में कह रहा है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, पहला वर्ड आ गया एथिक्स वाला, कि आपको एथिक्स के बारे में पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, या मैंने बोला ना पब्लिक एंड प्राइवेट, तो दोनों में पढ़ना है आपको एथिक्स का, पब्लिक और प्राइवेट। इस स्टोरी के थ्रू सारा सिलेबस होएगा, देखना कवर आपका। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स। आ गए ना, लीडर्स से आप क्या सीख रहे हो वो भी आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर। रिफॉर्मर से क्या सीख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर से क्या सीख रहे हो। सिलेबस खोल के बैठो सामने तभी दिखेगा ये। रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, यही तो हमने कहा था कि फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, ये सब आपको सिलेबस में पढ़ना है। पूरा सिलेबस रट गया आपको, ठीक है। अब आपके दिमाग में रहेगा यार ये चीज पढ़नी है, ये मेरा छूट गया है। अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज आ रही है इनसे रिलेटेड, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यू है, कोई एजुकेशन का रोल बता रहा है, तो आप उसको पढ़ोगे तो करंट अफेयर भी आपके क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट, की मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि आपको सिलेबस याद है। ठीक है, अगला मैंने क्या बोला था, अगर इतनी वैल्यू लोगे तो आपका क्या बनेगा, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अगला देखो एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के अंदर क्या पढ़ना है, उसका कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, परसुएशन क्या है। तो हर एक टर्म आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी आने वाली क्लासेस में फर्दर सारी कवर होंगी। लेकिन पहले आपको सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज मेरे को पढ़नी है। तो एक तो आपका बना था एटीट्यूड, दूसरा बना था एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्या करना है, इसमें जितनी भी फाउंडेशनल वैल्यूज आएंगी वो आपको पढ़नी है। ठीक है, इसका कोड भी लिख लो, इसका कोड लिखो आप एप्टीट्यूड का, कि एप्टीट्यूड में आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें लिखो आई नीड, आई नीड आई नीड नो आईडी एक्सेट्रा। ये आपने करना है, आई नीड नो आईडी एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर इतना कर दो, उसको रिवर्स कर दो, आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा। देखो अगर आप ऑफिसर बन गए, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि बस मुझे क्या, क्योंकि इसमें जितने भी ये जो आपका एप्टीट्यूड है ना, इसके अंदर वो सारी वैल्यूज आएंगी जो आपको ऑफिसर बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है ना, सिविल सर्विस की जो वैल्यूज है वो सारी आएंगी। अगर आप ऑफिसर बन गए तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे मेरी देखो आईडी कार्ड देखो, आप आई नीड आईडी, आईडी मतलब अपनी आप आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हो, एंड नो एक्सेट्रा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मान लो आईएएस हो तो आपने क्या दिखा दिया, अपना आईडी कार्ड, और तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये कोड याद रखना है आपको, आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा, बस ये याद रखो। अब सिलेबस में पढ़ो, एप्टीट्यूड के अंदर पहला क्या आ रहा है आपका, इंटीग्रिटी। ठीक है, आई से क्या बन गया आपका
इंटेग्रिटी। आई नीड आईडी, ठीक है, नीड में कुछ नहीं है, आईडी से अगला क्या आएगा आपका, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी है ना, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, नॉन पार्टीशनशिप, एन से जो कैपिटल है उसका आएगा नॉन पार्टीशनशिप, ठीक है। ओ से क्या है आपका, ऑब्जेक्टिविटी, सॉरी इसका एन नहीं है, एक यहां से छोटा कर लेते हैं इसको, नीड इसमें कुछ नहीं है, यहां से एन से क्या है आपका, नॉन पार्टीशनशिप, ओ से क्या है आपका, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, डी से क्या है आपका, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ई से क्या है आपका, एम्पैथी, टी से टॉलरेंस, सी से कंपैशन। खत्म सारी वैल्यूज आपकी एप्टीट्यूड की। अगेन आपने स्टोरी क्या याद रखी कि भाई एप्टीट्यूड में क्या था सारा आपका, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, और जब मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा तो मुझे बस आईडी दिखाना है और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी हम गए देखो ये मेरा आईडी है, तो आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाना। अब उस, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन एप्टीट्यूड का आता है ना, या केस स्टडी आती है, तो आप क्या लिखोगे, ये सारी वैल्यू लिख के आ जाओगे, और वहां पे आप दिमाग लगाओगे, सर ने कोड याद कराया था, आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा, तो आई से आप क्या करोगे, आपका इम्पार्शियलिटी, नीड से कुछ नहीं था, फिर अगले आई से क्या करोगे, आपका इंटेग्रिटी, ठीक है ना, ये ना इंटेग्रिटी इम्पार्शियलिटी, डी से क्या करोगे, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ठीक है, फिर एन से क्या करोगे, नॉन पार्टीशनशिप, ठीक है, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, ई से एम्पैथी, टी से टॉलरेंस, सी से कंपैशन। अब देखो एक बारी में तो आपको थोड़ा लगा, अगली बारी में आपको याद ही हो गया। अब आप अपने बाकी फ्रेंड्स से या जो तैयारी करें उनसे पूछना एक बार, क्या आपको सिलेबस याद है एथिक्स का, मना कर देंगे नहीं है, अगर होगा तो भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, होगा तो उसके अंदर का नहीं पता होगा, इतनी सारी वैल्यूज तुमको 10 साल में जाके याद होंगी, ठीक है, या पता नहीं कितनी क्लासें लगा देंगे, आपको पहली क्लास में मैंने इतनी सारी वैल्यू करवा दी। ये इंपैक्ट डालना है मुझे आप में कि आपको सिलेबस याद हो गया, आपको कई टर्म्स पता चल गई है, ये आप मल्टीपल टाइम आने वाले टाइम अपने आंसर में यूज करोगे। सारे एप्टीट्यूड वैल्यू याद होगी, आई नीड नो आईडी, ठीक है, आई नीड आईडी नो एक्सेट्रा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारी वैल्यूज आप बता ही दोगे। कोई भी चीज को हम बोल बोल के एक दो बार सिंसियरली ध्यान से अगर कर लेते हैं तो हमें याद हो जाती है चीजें। बस ये है कि पढ़ते वक्त ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, पढ़ते वक्त ध्यान यही लगाना है आपको। ये मैं इंश्योर करूंगा कि बाकी जितना आप पढ़ते खुद से उससे ज्यादा आप क्लास में गेन करोगे, क्योंकि ये सब मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं, आपको बस ढंग से इसको याद करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा एटीट्यूड एप्टीट्यूड। उसके बाद क्या था, मैंने कहा था उसका एटीट्यूड बनेगा, एप्टीट्यूड बनेगा, और वो क्या बनेगा, इमोशनली इंटेलिजेंट। अब वो बने इमोशनली इंटेलिजेंट। तो अगला जो टॉपिक है आपका दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंट, उसके कंसेप्ट एंड देयर यूटिलिटी, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की केवल थ्योरी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको और क्या करना है कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और गवर्नेंस के अंदर। हर चीज का, आपके एटीट्यूड का, आपके एप्टीट्यूड का, गवर्नेंस में, आपकी पब्लिक लाइफ में, आपकी प्राइवेट लाइफ में कैसे आप उसको अप्लाई करते हो, ये एथिक्स का पार्ट है। अब अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो तभी आप समझ पाओगे ना अपने वर्कफोर्स को, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, यार है ना क्यों ऐसे काम नहीं कर पा रहा, या आपके जो सुपीरियर्स हैं कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, पब्लिक से आपकी डीलिंग होगी तो वो लोग कैसे कोई परेशान है, तो इसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये टॉपिक डाला है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैंने फिर कहा था आपको कि आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, लर्न करोगे वैल्यूज, लीडर वीडर सबसे आपका एटीट्यूड बन जाएगा, एप्टीट्यूड बन जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, फिर आप क्या करोगे, हाई लोगों से मिलोगे, फिलोसोफर से मिलोगे, मॉरल थिंकर से मिलोगे, ठीक है, आने वाले टाइम में आगे। तो बाद में क्या करें, लेटर इन हिज लाइफ ही गेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मॉरल थिंकर, फिलोसोफर, और वो कहां से थे, नॉट ओनली इंडिया बट इंडिया एंड वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। अगला देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, यही हो गया ना पूरा आपका, अगला टॉपिक भी हो गया। तो करते करते आप 5वें नंबर तक आ गए हो। टोटल इसमें 7 टॉपिक हैं, 2 और बचे हैं, और लास्ट आपका केस स्टडीज है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आएगा आपका, मैंने क्या कहा था, अगर आप इतनी सारी चीजें सीख जाओगे तो आप क्या लेके आओगे गवर्नमेंट के अंदर, वैल्यूज एंड एथिक्स। तो अगला टॉपिक पढ़ो आपका क्या है, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल जैसे मैंने स्टोरी कराई थी वैसे वैसे आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा है। अब कौन कौन सी वैल्यू देखते हैं, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न, डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्साइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। देखो जब भी आपको कोई डायलेमा है ना, मैंने बोला डायलेमा क्या था कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए,
आपको देखनी चाहिए लॉज कि इसमें लॉ क्या कह रहा है, इन दोनों केस में क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, देखो लिखा हुआ है अपने सिलेबस में, देखो लॉज रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। रेगुलेशंस, देखो रेगुलेशंस क्या कह रहे हैं, और अगला क्या है आपका कॉन्साइंस, कि आपकी अंदर की आवाज क्या कहती है, अंतरात्मा क्या कह रही है, क्या वो गवारा कर रही है ये काम करने को या नहीं करने को। तो ये 4-5 चीजें आपको देखनी होती है, ठीक है, किसके अंदर, कि आपको डिलेमा, जब आप डिलेमा में फंस जाते हो तो आपको क्या करना है। तो ये सारी चीजें आप खुद सोचो कि पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या करते हो, डिलेमा को सॉल्व करोगे, डायलेमा को सॉल्व करना है आपने। अब उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो सारा सिलेबस में लिखा हुआ है। आपको लॉज चाहिए, रूल्स चाहिए, ठीक है, आपको रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, और आपका कॉन्साइंस क्या कह रहा है, अंतरात्मा क्या कह रही है, ये वाला है। लास्ट में इसमें 2 चीजें और याद रखनी है आपको, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आपके फंडिंग का इशू है जैसे है ना, या फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन में जो एथिक्स है वो भी आपको पढ़ने हैं, और साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये भी लिखना है। तो ये नहीं है कि आप केवल पब्लिक लाइफ में पढ़ोगे भाई, कैपिटलिज्म भी क्रूनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, कंपैशनेट कैपिटलिज्म होना चाहिए, कि कैपिटलिज्म या जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी लोगों का फायदा करे। ये नहीं आपने इंडस्ट्री खोल दी है और वहां पे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है, उनके लिए कोई प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं किया है, तो ये क्या होगा, आप केवल एक पार्ट देख रहे हो, दूसरे पार्ट को नहीं देख रहे हो। तो आपको इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एथिक्स पढ़ना पड़ेगा। कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं पे फंडिंग की जा रही है टेररिज्म को लेके, तो ये क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स क्या है वो भी आपको देखना है, ठीक है। 6 टॉपिक भी हो गया। अब लास्ट मैंने आपको बोला था कि जब आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आप क्या करोगे, आफ्टर लर्निंग यू ब्रॉट द वैल्यूज एंड एथिक्स, और वो सारी वैल्यू एथिक्स हमने कर ली, उनसे आप डिलेमा को सॉल्व करोगे, और वो उसके लिए लॉज रूल्स रेगुलेशन कंसाइंस को फॉलो करना है, और लास्ट में इंटरनेशनल रिलेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बता दिया। ये सारा सिलेबस हो गया। अगर आपने इतना सारा इंश्योर कर लिया तो गवर्नमेंट के अंदर क्या आएंगी, प्रोबिटी। तो लास्ट टॉपिक है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और प्रोबिटी इन गवर्नेंस मैंने आपको याद करवाया था, इट आर द हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स है, ये सबसे ज्यादा, इट आर द हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। इसके अंदर अब क्या क्या आएगा वो सारा देखते हैं। प्रोबिटी इन गवर्नेंस लास्ट पढ़ो अपना, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenge of corruption। अब देखो मैंने ऐसे पढ़ दिया आपके सामने, पर आपको याद हुआ ही नहीं कुछ भी। अब अगेन मैं क्या करूंगा, आपको एक कोड बताऊंगा, अगर आपने वो कोड याद रख लिया ये सारे भी आपको याद हो जाएंगे। लास्ट कोड और लिखो, चलो लास्ट कोड हम लिखेंगे प्रोबिटी का, फिर आपका सिलेबस खत्म आज गया। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसका कोड लिखना है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस का कोड लिखो, गवर्नेंस में प्रोबिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको गवर्नेंस में प्रोबिटी चाहिए, ठीक है, लिखो गवर्नेंस में प्रोबिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आपको चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस में प्रोबिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज डेली यू हैव टू फोरसी, फोरसी को, ठीक है, फोरसी को मैंने लिख दिया फोर सी एंड वर्क, ये आपको कोड याद रखना। अब देखो इसमें, देखो जब भी आप लीडर बनते हो, जब आप गवर्नेंस में जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, फोर सी मतलब विजनरी होना पड़ेगा, फ्यूचर का देखना पड़ेगा कि आगे क्या दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो गवर्नेंस में क्या है, प्रोबिटी आए और क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, तो उसके लिए आपको डेली, रोज रोज डेली यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, फोर सी, फोर सी मतलब 4C, और आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 बार पढ़ोगे बस कोड याद हो जाएगा आपको, वैल्यूज अंदर से अपने आप निकल जाएंगी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो प्रोबिटी आए गवर्नेंस में, तो आपको क्या करना है, ठीक है, गवर्नेंस में प्रोबिटी और क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज डेली यू हैव टू फोरसी,
4C मतलब आपको विजनरी बनना पड़ेगा, आपको आगे का देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ सकती है। 4C एंड वर्क। अब अपना सिलेबस उठाओ, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, गवर्नेंस के अंदर क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। इसके लिए क्या आया था आपका, आरटीआई, ठीक है। तो आर से क्या आएगा आपका, आरटीआई। तो आपको पढ़ना है आरटीआई के बारे में। मैंने कहा था गवर्नेंस चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस से क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये भी आपके लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज डेली, आर से आएगा आरटीआई। डेली यू हैव टू, यू मतलब आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। देखो दे रखा है टॉपिक, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। यू हैव टू 4C, 4 बार सी, ये 4C आपको याद करने हैं। पहला सी क्या था आपका, कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा क्या है, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, सिटीजन चार्टर। चौथा क्या है आपका, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। ये चारों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हो प्रॉपर्टी गवर्नेंस में आए, क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले लोगों को, तो आपको रोज डेली, रोज यू हैव टू 4C एंड वर्क। रोज से आर से आरटीआई, यू से यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, 4C 4C कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सिटीजन चार्टर एंड करप्शन। ये सब आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर। एंड वर्क, वर्क से क्या आएगा, वर्क कल्चर। अरे हो गया सारा सिलेबस खत्म, ठीक है। हाँ भाई, ऑफलाइन वालों को तो पता है, ऑनलाइन वालों को मजे आ रहे नहीं आ रहे, बताओ तुम कुछ सीख रहे हो ऐसे ही बैठे हो। अच्छा कुछ नहीं सीखा। यस सर, हो गया सिलेबस लर्न। हो गया, वेरी यस गुड, सर। शाबाश, चलो हैप्पी। अबे लोगों को 5 महीने लग जाएंगे, सिलेबस याद नहीं होगा, तुम्हें फर्स्ट क्लास में हो गया, कमाल। पूछना अपने कंप्यूटर से क्या सिलेबस देखा भी है, वो देखेंगे प्री के बाद, तब तक तो तुम खत्म कर चुकोगे, अलग लेवल पे चल रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो करो जो मैं आपको डेली कह रहा हूँ, बस फॉलो